4 जून 2003 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का मौदापारा इलाका। सुबह करीब 11:55। शहर के जाने माने कारोबारी राम अवतार सिंह जग्गी अपनी दुकान की ओर बढ़ रहे थे। ये एक सामान्य दिन था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जो होने वाला था उसने पूरे राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी। अचानक 3 बाइकों पर सवार 8 से 9 हमलावर आते हैं। जग्गी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े लगातार गोलियां चलती है और कुछ ही पलों में जग्गी जमीन पर गिर जाते हैं। एक ऐसा आदमी जो खुद चुनाव नहीं लड़ता था, लेकिन चुनाव जिताने और हराने की ताकत रखता था। हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। पीछे रह जाती है खून से लथपथ लाश और एक ऐसा सवाल जिसने आने वाले 20 सालों तक छत्तीसगढ़ की राजनीति को जकड़ कर रखा। आखिर राम अवतार सिंह जग्गी की हत्या किसने कराई? शुरुआत में पुलिस इसे लूट से जुड़ा मामला बताती है, लेकिन मामला जल्द ही राजनीतिक रंग ले लेता है। आरोप सीधे पहुंचते हैं उस परिवार तक जो उस वक्त छत्तीसगढ़ की सत्ता की सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा था। और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे नाम की जो धीरे धीरे एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पावर सिस्टम बन जाता है, अमित जोगी। लेकिन अमित जोगी को समझने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। यह साल था 2000, जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पहला मुख्यमंत्री कौन होगा। दावेदार कई थे, लेकिन मजबूत दावेदारी माने जा रही थी विद्याचरण शुक्ल की। एक ऐसा नाम जिसकी राजनीतिक जड़ें आजादी के दौर तक जाती थी, जिनके पिता रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे और खुद विद्याचरण शुक्ल इंदिरा गांधी सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस आलाकमान ने एक अलग दांव खेला और मुख्यमंत्री बनाया गया अजीत जोगी को, एक पूर्व आईएएस अधिकारी जिनकी छवि एक पढ़े लिखे, तेज तर्रार और रणनीतिक नेता की थी। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी राजनीतिक राइवलरी जिसने आगे चलकर छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। अजीत जोगी बनाम विद्याचरण शुक्ल। बताया जाता है कि यह फैसला विद्याचरण शुक्ल को कभी स्वीकार नहीं हुआ। उनके और अजीत जोगी के बीच की दूरी धीरे धीरे टकराव में बदल गई और यही टकराव 2003 के चुनाव तक आते आते खुली बगावत बन गया। विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में चले गए और अपने साथ ले गए पार्टी के कई मजबूत चेहरे। इन्हीं में से एक नाम था राम अवतार सिंह जग्गी। जग्गी कोई साधारण कारोबारी नहीं थे। वो व्यापारी वर्ग के बीच बेहद प्रभावशाली थे और राजनीति में उनका रोल पर्दे के पीछे का था। वो फाइनेंस मैनेज करते थे। इसी कारण एनसीपी ने उन्हें अपना ट्रेजरर भी बना रखा था। इसके साथ ही वो नेटवर्क भी संभाला करते थे और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाते थे। ये माना जाता था कि जग्गी जिस पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, व्यापारी वर्ग का बड़ा हिस्सा उसी दिशा में झुक जाता है। ऐसे में 2003 के चुनाव से ठीक पहले उनका महत्व और भी बढ़ गया और इसी समय दूसरी तरफ तेजी से ऊपर आ रहे थे अमित जोगी, अजीत जोगी के बेटे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ सीएम का बेटा तक नहीं थी, वो एक अलग तरह की राजनीतिक ताकत बन चुके थे। उनका जन्म 1977 में अमेरिका के डलास में हुआ। एक एलीट बैकग्राउंड, लेकिन राजनीति के लिए उन्होंने चुना छत्तीसगढ़ का अखाड़ा। उनकी पढ़ाई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुई, जहां से लौटकर उन्होंने सीधे छत्तीसगढ़ की सत्ता के भीतर एंट्री ली। कहा जाता है कि 2000 से 2003 के बीच जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान अमित जोगी शैडो चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे थे। उनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन फैसलों में उनकी भूमिका और दखल लगातार चर्चा में रहता था। अफसरों से लेकर ठेके तक हर जगह उनका नाम जुड़ने लगा। इसी दौर में छत्तीसगढ़ में केबल वॉर भी अपने चरम पर थी और आरोप लगे कि राज्य भर में केबल नेटवर्क पर अमित जोगी का प्रभाव था और यही वजह बनी कि उन्हें केबल माफिया कहा जाने लगा। अब 2003 के चुनाव नजदीक थे और विद्याचरण शुक्ल की बगावत कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। ऐसे में राम अवतार सिंह जग्गी उस बगावत की रीढ़ माने जा रहे थे। फिर आया 4 जून 2003। राम अवतार सिंह जग्गी एक बड़ी रैली के आयोजन की प्लानिंग कर अपनी परचून की दुकान पर लौट रहे थे और यहीं पर उन्हें घेर कर उनकी हत्या कर दी जाती है। यहीं से कहानी पूरी तरह
बदल जाती है। जग्गी के परिवार और विपक्ष सीधे आरोप लगाते हैं कि ये एक सोची समझी राजनीतिक हत्या थी और इसके पीछे अमित जोगी का हाथ है। आरोप ये भी लगा कि बाहर से शूटर बुलाए गए, पूरा प्लान बनाया गया और चुनाव से ठीक पहले सबसे अहम कड़ी को रास्ते से हटा दिया गया। ये मामला इतना बड़ा था कि इसे छत्तीसगढ़ का पहला पॉलिटिकल मर्डर केस कहा जाने लगा। सीबीआई जांच में अमित जोगी का नाम सामने आया, चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन 2007 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हालांकि बाकी आरोपियों को सजा मिली, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। जग्गी परिवार ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां यह केस लगभग 2 दशकों तक चलता रहा। इस बीच अमित जोगी की राजनीति भी अपने चरम और पतन दोनों देखती है। 2003 में वो मरवाही सीट से विधायक बनते हैं और वो भी राज्य के सबसे बड़े मार्जिन से। ये वो समय था जब उन्हें अजीत जोगी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। लेकिन इसके तुरंत बाद शुरू होता है पतन, सिर्फ अमित जोगी का नहीं बल्कि अजीत जोगी, रेणु जोगी और पूरे परिवार का। 2014 में अंतागढ़ टेप कांड सामने आता है। दरअसल अंतागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मंतूराम पवार को चुनावी मैदान में उतारा था, पर अचानक मंतूराम अपना नाम वापस ले लेते हैं। यह फैसला उस समय लिया गया जब कांग्रेस के पास उनके बाद किसी और को कैंडिडेट बनाने का ऑप्शन ही नहीं बचा था। इससे बीजेपी ये चुनाव निर्विरोध जीत जाती है। सभी को लगा राजनीति में तो ये आम बात है, पर 2015 में अचानक से एक सीरीज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होती है, जिसमें अमित जोगी और अजीत जोगी आपस में बात करते सुनाई पड़ते हैं। आरोप लगा कि इन्होंने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के खिलाफ जाकर मंतूराम को नॉमिनेशन वापस लेने को मजबूर किया था। हालांकि अमित जोगी लगातार ये कहते रहे कि ऑडियो में जो आवाज है वो उनकी और उनके पिता की नहीं है, पर कांग्रेस में आंतरिक दरार पड़ चुकी थी। 7 जनवरी 2016 को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमित जोगी को दल विरोधी गतिविधियों और उपचुनाव में गड़बड़ी करने में उनकी भूमिका के कारण 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ एक नई पार्टी बनाई, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। 2018 में उन्होंने 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन 2020 में जब उनके पिता का निधन हुआ तो इसके बाद अमित जोगी एकदम अकेले पड़ गए। 2023 तक आते आते पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसका वोट शेयर गिरकर नाम मात्र रह गया। इस दौरान अमित जोगी लगातार विवादों में घिरे रहे। उनके जन्म को लेकर सवाल उठे, अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग जन्म तिथि और जन्म स्थान सामने आए। उनकी नागरिकता को लेकर भी कानूनी चुनौतियां सामने आई। सबसे बड़ा विवाद था उनके अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को लेकर, जिसे कई जांचों के बाद खारिज कर दिया गया और यही वजह बनी कि वो अपनी पारंपरिक सीट यानी मरवाही से चुनाव भी नहीं लड़ पाए। इसके बाद दिन आता है 2 अप्रैल 2026 का। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इस लंबे चले मामले में फैसला सुनाती है और अमित जोगी को जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहरा दिया जाता है। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। एक ऐसा फैसला जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति के एक पूरे दौर पर पूर्ण विराम लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हों तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण साबित ना हो। अमित जोगी ने खुद को निर्दोष बताया है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दूसरी तरफ राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी का कहना है कि ये सत्य की जीत है। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बात तो साफ कर दी है, सत्ता में तेजी से उठना जितना आसान दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है उस ऊंचाई पर टिके रहना। अमित जोगी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये कहानी है सत्ता के प्रभाव और पतन की, जिसे छत्तीसगढ़ हमेशा याद रखेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए IBC 24 डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।